हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 16 के बारे में। इससे पहले हमने हिंदी के 15 टेस्ट सीरीज दे चुके हैं दोस्तों, जो कि हमारी पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है। और उन 15 सीरीज में दोस्तों मैंने लगभग आपको हिंदी का 50% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अच्छी तरीके से वो वीडियोज़ देखी हैं तो 50 से ज़्यादा प्रतिशत सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है हिंदी में। बाकी आने वाले पार्ट्स में आपको मैं जो भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ में बताता हूं, आपको वो करते हुए चलना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों आज हमारा 16वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 15 वीडियोस नहीं देखी हैं तो 15 पार्ट देख लीजिएगा। हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लास भी चलती है, वो भी देख लीजिएगा। और कुछ मैराथन क्लासेस भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो सभी देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का दोस्तों प्रैक्टिस सेट का बैच भी चल रहा है। टॉपिक वाइज उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट बैच भी चल रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट का मंथली बैच भी चल रहा है। अगर आप मंथली प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स की डेट आ गई है, तो आप ये प्रैक्टिस सेट का बैच दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फ्री में प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, फ्री में भी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि फ्री में अगर आप 10 से 15 आपको प्रैक्टिस सेट्स हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक में मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन अभी तक आपने हमारी डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम है उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, 20 प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। 20 प्रश्न, ठीक है। और सरल सरल से प्रश्न है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना है। पहला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कि उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, दर्शन का तद्भव रूप दर्शन होता है, चुगलखोर संकर शब्द है, या फिर हस्त का तद्भव रूप हस्तिनी होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि हस्त का जो तद्भव होता है ना, वो होता है दोस्तों हाथ। हाथ। अब देखिए, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ दोस्तों शब्दों के बारे में कि इतिहास या स्रोत के आधार पर, क्या फिर भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है दोस्तों तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, चौथा होता है विदेशज शब्द, और पांचवा होता है दोस्तों हमारा क्या? संकर शब्द। पांचवा होता है संकर शब्द। तत्सम शब्द यानी कि दोस्तों ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हस्त है, हस्त हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हाथ। तद्भव क्या हो जाएगा? हाथ। तद्भव यानी कि तत् धन भव, यानी कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर भाषा के विकास क्रम में जिन शब्दों को हम वर्तमान में प्रयोग करने लगे हैं, तत्सम शब्दों का ही बिगड़ा हुआ रूप हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में ही होती है, जैसे कि लोटा, थैला, गड़बड़, पगड़ी, टांग, ये सब क्या है? देश शब्द हैं, थोड़ा सा देसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। विदेशी शब्द जो दूसरे देश से ग्रहण किए गए हैं, इन्हीं को आगत शब्द भी कहते हैं या विदेशी शब्द भी कहते हैं। इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीसी, ये सभी शब्द आते हैं। और पांचवा होता है दोस्तों हमारा संकर शब्द। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, या आप कह सकते हैं कि दो भिन्न स्रोतों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। ये तो हो गया उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार का वर्गीकरण। अब देखिए, उर्दू दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। और उर्दू क्या है? विदेशज शब्द हमारा हो जाएगा, विदेशज। दर्शन, दर्शन दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम, जैसे कि संस्कृत में भी दर्शन ही लिखते हैं, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? दर्शन हो जाता है। चुगलखोर दोस्तों क्या है? हमारा संकर शब्द है, ये भी बिल्कुल सही है। चुगलखोर क्या है? संकर शब्द है। चुगल और खोर दो अलग अलग भाषाओं के यहाँ पे शब्द हैं। और हस्त का तद्भव रूप हस्तिनी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित हो जाएगा। हस्त का तद्भव रूप होता है हाथ। तो बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी कि कैसे आपको इनकी पहचान करनी है। बाकी इस टॉपिक से दोस्तों एक प्रश्न पक्का आता है, या तत्सम तद्भव से आएगा या देशज विदेशज से आएगा। जैसे कि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों कि कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची भी दोस्तों हमारा क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। खुद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है बहादुर किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। बीबी किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम भी तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू दोस्तों, चाकू, चाकू और कुली, ये भी क्या है? तुर्की भाषा के हमारे शब्द हैं। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संधि विच्छेद के क्रम में सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, वाण्योचित्य, वाणीधन औचित्य, प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण, अन्वय अनुधन ऐ, और अन्वेषण अनुधन ऐषण। तो प्रश्न पूछा गया आपसे कि संधि विच्छेद के क्रम में कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देखिए दोस्तों, संधि क्या होती है? आप सभी लोगों को पता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं क्या? संधि। संधि में हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। संधि हमारी दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है दोस्तों हमारी क्या? विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी दोस्तों हमारे कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार
प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है दोस्तों गुण स्वर संधि, तीसरा होता है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है दोस्तों हमारा क्या, अयादि स्वर संधि। ठीक है, और इनके भेद आपको पता ही होंगे कि अ आ के बाद में अगर सेम समान वर्ण के बाद में समान वर्ण आते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि होती है। अगर अ या आ के बाद में ई उ या री आता है तो वहां पे गुण संधि होती है। अगर अ या आ के बाद में ए या ऐ आता है या ओ या औ आता है तो वहां पे वृद्धि संधि होती है। और अगर ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पे यण संधि होती है। और अगर ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पे अयादि संधि होती है। ये तो बेसिकली एक रिवीजन हो गया कि कैसे आपको संधि को पहचानना है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, देखिए हमारा प्रश्न है संधि विच्छेद के क्रम में कौन सा सुमेलित नहीं है। वाणी औचित्य, वाणी धन औचित्य, तो वाणी औचित्य बिल्कुल सही है दोस्तों। बड़ी ई के बाद में ओ आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आप लोगों को पता ही होगा यण संधि का भेद दोस्तों क्या होता है, ई उ या री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो वाण्योचित्य, वाणी धन औचित्य, बड़ी ई के बाद में अ आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी और संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। अगला हमारा दोस्तों प्रत्यारोपण, प्रति धन आरोपण। देखिए छोटी ई की बात में आगे मात्रा आ रही है तो यहाँ पे भी हमारी यण संधि हो जाएगी और प्रत्यारोपण का संधि विच्छेद भी बिल्कुल सही है। अन्वयी अनुधन ऐ, उ के बाद में अ आ रहा है, उ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यण संधि हो जाएगी। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी की बात करते हैं दोस्तों, अन्वेषण, अनुधन एषण, तो अनुधन एषण अन्वेषण भी दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, आप इसको अनुधन बड़ा ए कर लीजिएगा, बड़ा ए कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा असत्य हो जाएगा, अन्वेषण, ये अनुधन बड़ा ए वाला सेषण असत्य हो जाएगा। और अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है दोस्तों, अनुधन एषण, अनुधन एषण होता है। अनुधन एषण क्या है, बिल्कुल हमारा ये संधि विच्छेद होता है। यानी कि अगर इस प्रश्न की बात करें कि संधि विच्छेद के क्रम में सुमेलित नहीं है तो इसमें ये सभी सुमेलित हैं, ये सभी सुमेलित है। देखिए वाण्योचित्य, प्रत्यारोपण, अन्वयी और अन्वेषण। बाकी दोस्तों यण संधि की एक विशेषता होती है कि अगर य व र ल के पहले आपको कोई भी आधा वर्ण मिल जाए तो वहां पर हमेशा हमारी क्या होती है, यण संधि होती है। देखिए य के पहले आधा नो आ रहा है, य के पहले आधा तो आ रहा है, व के पहले आधा नो आ रहा है और व के पहले ही यहाँ पे भी आधा नो आ रहा है, तो ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, सुमेलित हो जाएंगे। दोस्तों हर एग्जाम में संधि से एक प्रश्न आता है तो संधि के डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिएगा, आसानी से आप वहां पे इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, हमेशा बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, या तो बड़ा आ की मात्रा आएगी या बड़ा ई की मात्रा आएगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ऐसे ही गुण संधि में क्या होता है कि हमेशा एक मात्रा आती है। अधिकतर क्या होता है, गुण संधि के उदाहरणों में हमारी एक मात्रा आती है। ठीक है, वृद्धि संधि के उदाहरणों में अधिकतर हमारा होता है कि दो मात्राएं आती हैं। ठीक है, और यण संधि में होता है ई उ, मतलब य व र ल के बाद आधा वर्ण आता है। और अयादि संधि की ट्रिक है दोस्तों कि कहीं पे भी आई आई आओ ओ आओ आओ ऐसा करके कुछ आएगा तो वहां पे हमारी क्या होती है, अयादि संधि होती है। और जहां पर विकार परिवर्तन हो रहा है, जहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, या दो वर्णों के मेल से जहां पर भी विकार उत्पन्न होता है वहीं पर की मात्राओं को यहां पर कंसिडर किया जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर स्वर का स्वर के साथ में मेल हो रहा है कि अगर स्वर के बाद में स्वर आ रहा है तो वहां पे स्वर संधि होती है। अगर व्यंजन संधि की बात करेगा, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आ रहा है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। और अगर विसर्ग के बाद में व्यंजन या स्वर आ रहा है तो वहां पे हमारी क्या होती है दोस्तों, विसर्ग संधि होती है। यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि होता है। व्यंजन तथा स्वर या व्यंजन में से किसी के मध्य में विकार परिवर्तन होता है तो वो हमारा व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग या स्वर तथा व्यंजन के साथ में किसी के साथ में विकार उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर हमारी दोस्तों क्या हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। तो अनुधन एषण हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों संज्ञा सर्वनाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि संज्ञा के बदले जो भी चीज प्रयुक्त की जाती है वो हमारी सर्वनाम कहलाती है। सर्वनाम यानी कि सबका नाम, यानी कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में दोस्तों हमारा सर्वनाम होगा क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों होगा दोस्तों, देखिए सर्वनाम के मुख्यतः हमारे 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है दोस्तों क्या, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई मतलब कौन, कुछ निश्चित मात्रा नहीं दोस्तों। जिन सर्वनामों में किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है तो उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहीं पे भी दोस्तों कोई या कुछ आए, कोई या कुछ आता है तो वहां पे अधिकतर चांस होते हैं हमारे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि निश्चितता का ज्ञान नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे आ जाएगा कुछ 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 भी, इस टाइप से कहीं पर भी आएगा तो वहां पे हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चितता का बोध होता है कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी गाड़ी है, वह उसकी साइकिल है, इस टाइप से। ठीक है, तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, मैं कोई की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जहां पे भी कोई या कुछ आता है अधिकतर चांस वहां पे होते हैं कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाता है। संबंधवाचक में संबंध बताया जाता है कि
एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध, जैसे कि जो, सो, इस टाइप से, ठीक है। प्रश्नवाचक में प्रश्न, निजवाचक में आप, स्वतः, स्वयं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिक से फैक्ट मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं। आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दल अनेकार्थक शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए दल का अर्थ नहीं है पूछा गया, तो दल मंडली भी होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दल का मतलब पंखुड़ी भी होता है या पखुड़ी भी होता है, ठीक है। दल का मतलब दोस्तों हमारा यहाँ पे झुंड भी होता है, ठीक है। तो दल का अर्थ नहीं होगा क्या? तालाब दल का अर्थ नहीं होगा। तालाब क्या हो जाएगा? जल। जल, तालाब में जल होता है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तालाब कोई आप कह सकते हैं झील, ठीक है। झील का अनेकार्थक हमारा क्या हो जाता है? तालाब हो जाता है। अनेकार्थक यानी कि जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? अनेकार्थक शब्द, ठीक है। तो मंडली, पंखुड़ी, पखुड़ी और झुंड ये क्या है? दल के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि तालाब नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पन्ने में विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं को क्या कहा जाता है? डेडलाइन, ऑप-एड, डेस्क न्यूज़पेक या फिर इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, समाचार पत्रों में संपादक के सामने वाले पृष्ठ पर जो भी विश्लेषण, फीचर, स्तंभ या साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं इन्हें ऑप-एड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप-एड कहा जाता है। आपने दोस्तों पत्रकारिता वाला जो लेसन है, पत्रकारिता लेखन में हिंदी में, उसका ये हमारा टॉपिक है। ऑप-एड क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ में जो भी विश्लेषण, फीचर, स्तंभ या साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं उसे ऑप-एड कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि डेडलाइन। ये डेडलाइन क्या होती है? तो समाचार माध्यमों में या समाचार पत्रों में किसी भी समाचार को प्रकाशित करने या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन यानी कि आखिरी समय सीमा, जहां पे तक हमारा क्या होता है? कोई भी समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता है या प्रकाशित करने के लिए जो भी आपका एविडेंस या न्यूज कलेक्ट की जाती है उसे बोलते हैं क्या? डेडलाइन। उसे क्या बोलते हैं? डेडलाइन। यानी कि आप डेफिनेशन नोट करेंगे तो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समाचार माध्यमों में किसी भी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को हमारा डेडलाइन कहा जाता है। ऐसे ही अगला है दोस्तों हमारा क्या? डेस्क न्यूज़पेक। अब बात आती है कि डेस्क क्या होता है। ये डेस्क अलग है दोस्तों, न्यूज़पेक अलग है, ठीक है। डेस्क क्या होता है कि इसका आशय होता है संपादन से। क्या? संपादन से, यानी कि किसी भी समाचार का किसी भी न्यूज का संपादन करके उसे छापने योग्य बनाना ही हमारा क्या कहलाता है? डेस्क कहलाता है। डेस्क का मतलब क्या होता है? संपादन से। और अगला क्या है दोस्तों हमारा? न्यूज़पेक। न्यूज़पेक क्या होता है? न्यूज़पेक जब दोस्तों किसी भी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसे मुद्दे पर आधारित कोई पुरानी घटना का उल्लेख किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या? न्यूज़पेक। जैसे कि कहीं पे कोई दंगे वंगे हो रहे हैं तो उसी दंगे के संदर्भ में कुछ और दंगों के बारे में बता दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है? न्यूज़पेक होता है। यानी कि किसी भी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख करना ही हमारा न्यूज़पेक कहलाता है। तो डेडलाइन, ऑप-एड, डेस्क और न्यूज़पेक, ये चार कॉन्सेप्ट आपके आज की वीडियो में दोस्तों हो गए हैं, ठीक है। संवाददाता क्या होता है? संवाददाता। और संपादक क्या होता है? संपादक किसी भी पत्र को छापने योग्य जो बनाता है उसे हम बोलते हैं क्या? संपादक। और संपादक को ही क्या? संपादक का जो कार्य करता है उसे कहते हैं संपादन, ठीक है। ऐसे संवाददाता क्या होता है? जो समाचार खोजकर अखबार को भेजता है वो हमारा क्या होता है? संवाददाता होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कभी कभी रिपोर्टिंग में संवाददाता, इसके साथ में कैमरामैन, ये, ठीक है। संवाददाता यानी कि जो भी समाचारों को खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति होता है या बताने वाला व्यक्ति होता है किसी भी चैनल को, वो हमारा संवाददाता कहलाता है। ये बेसिक से फैक्ट है दोस्तों जो कि आपको मैंने मोटा मोटा समराइज करके बता दिया है। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? धनैश्वर्य, देव्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य या फिर मृत्योदार्य, ठीक है। तो यण संधि मैंने आपको बताया था ई उ री के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर हमारी क्या होती है? यण संधि होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं दिव्यैश्वर्य की, ठीक है, तो दिव्य और अत्यैश्वर्य और मृत्योदार्य, ये तीनों क्या है दोस्तों? हमारी यण संधि के उदाहरण है। ये तीनों क्या है? हमारे यण संधि के उदाहरण है। तो कौन सा इसमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? धनैश्वर्य हमारा यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो धनैश्वर्य कौन सी संधि का उदाहरण है? ये दोस्तों हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखिए, अगर मैं धनैश्वर्य का संधि विच्छेद करूं तो संधि है के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसमें इसका संधि विच्छेद कैसा होता है। इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों धनैश्वर्य का धन धन ऐश्वर्य। थोड़ा सा मैं आपको साफ बता देता हूं, इसका संधि विच्छेद होता है धन धन ऐश्वर्य। तो देखिए, औ के बाद में औ या आ के बाद में अगर ए आई ओ औ आता है तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो धनैश्वर्य में याद रखना है दोस्तों आपको, धनैश्वर्य में क्या है? वृद्धि संधि है। बाकी देवीऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य और मृत्योदार्य में क्या है दोस्तों? हमारी यण संधि है। अब देखिए, देवीऐश्वर्य का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये जाएगा देवी प्लस ऐश्वर्य। क्या? देवी प्लस ऐश्वर्य, देवीऐश्वर्य। अत्यैश्वर्य क्या करेंगे दोस्तों? क्या हो जाएगा? अति धन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा? अति
धन ऐश्वर्य अत्यैश्वर्य। ऐसे मृत्योदार्य का करेंगे तो मृत्यु धन औदार्य, मृत्यु धन औदार्य, मृत्योदार्य। तो यहाँ पे भी ई उ री के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है इन तीनों में। इसमें औ के बाद में लिखिए धन औ धन ऐ, तो औ धन ए बराबर क्या होता है हमारा ऐ यहाँ पे बन जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कौन सा उदाहरण नहीं है पूछा गया, तो धनेश्वरी हमारा उदाहरण नहीं होगा। तो यह संधि देखिए, जब संधि करते समय ई के साथ में कोई भी भिन्न अन्य स्वर आता है, या ई उ या री के साथ में कोई भी अन्य स्वर आता है, तो ई का यह बन जाता है, उ का वह बन जाता है, और री का क्या हो जाता है, रह बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण नहीं है, लू, ऋतु, जनता या फिर शिशु। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया, तो लू, ऋतु, जनता या फिर शिशु। तो इसमें से दोस्तों आपका शिशु क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। शिशु क्या होगा दोस्तों, हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। याद रखना है दोस्तों आपको, लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है, और स्त्रीलिंग जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह हमारा दोस्तों क्या होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। तो लू, ऋतु और जनता ये तीनों क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग के उदाहरण है, जबकि शिशु क्या है हमारा दोस्तों, यह पुल्लिंग का उदाहरण माना जाता है। बाकी दोस्तों पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, तो आप थोड़ा सा वो वीडियोस को देख लीजिएगा। थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा गया है कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि सजीव, माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरनी, हसीनी, लड़की, बकरी, जूं, ये सभी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। निर्जीव पदार्थ में सुई, कुर्सी, गर्दन, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाव में लज्जा या बनावट, ये भी क्या हमारी स्त्रीलिंग रहते हैं। ऐसे लू, ऋतु, जनता ये भी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, चैन मतलब आराम होता है, बिल्कुल सही है। करण मतलब साधन होता है कोई भी चीज करने का, ठीक है। अवधि यानी कि समय, और असन मतलब भोजन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि अवधि मतलब समय नहीं होता है, अवधि मतलब होता है भाषा। अवधि हमारी क्या है, भाषा है। आप लोगों को पता है ABC पूर्वी हिंदी की बोली है ना, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधि क्या हमारी भाषा है। अगर यही अवधि में दोस्तों छोटी ई की मात्रा होती तो अवधि, इसका अर्थ होता है क्या, समय। अवधि का अर्थ होता है क्या, समय। छोटी ई की मात्रा होती तो समय, बड़ी ई की मात्रा है तो समय नहीं होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अब देखिए, चैन मतलब आराम होता है कि यार मैं चैन की नींद सोया, यानी कि मैं आराम से सोया। करण यानी कि साधन, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करने का साधन जो होता है, करण से के द्वारा इसका चिन्ह होता है, तो करण क्या है, साधन है। असन यानी कि असन मतलब होता है कि भोजन। बाकी अवधि का अर्थ होता है क्या, अवधि भाषा होती है, और दूसरी अवधि जो छोटी की मात्रा आती है तो उसका अर्थ होता है समय। तो कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थ के आधार पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये अवधि का मतलब होना चाहिए भाषा, और ये समय अगर होता, अगर अवधि को छोटा ऐसे आदि धी की मात्रा बनाई जाती तो ये हमारा समय हो जाता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लिखा भी गया है अवधि, समय, अवधि, भाषा की शब्द की द्वयर्थी या द्वयर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा याद करने वाला टाइप का प्रश्न है, ठीक है। आपको लूसेंट में भी आप लोगों ने देखा होगा, और पहले पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में, ठीक है। सीटेट यूटेट के एग्जाम्स में काफी बार ये प्रश्न पूछा चुका है कि शब्द की द्वयर्थी योजना में कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर दोस्तों उपमा अलंकार, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या दोस्तों हमारा श्लेष अलंकार है, और बहुत सारी किताबों में इसका आंसर आपको वक्रोक्ति अलंकार भी मिल जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार भी मिल जाएगा। तो आप ये दोनों ही याद रखिएगा कि शब्द की द्वयर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्तों, कि जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, जब एक शब्द में हमारे एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों में उसका प्रसंग क्या होता है, अलग अलग होता है। जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग शब्दों के प्रसंग में उसका अलग अलग अर्थ होता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो शब्द की द्वयर्थी, द्वयर्थी यानी कि दो अर्थों की योजना में कौन सा अलंकार होता है, इसी कारण ये क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर जो पानी है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी एक ही, देखिए एक शब्द का तीन अर्थ निकल रहे हैं, एक मोती के संदर्भ में, एक मानुष के संदर्भ में, और तीसरा चून के संदर्भ में। पानी का मोती के संदर्भ में चमक से अर्थ हो रहा है, मानुष के संदर्भ में उसकी प्रतिष्ठा से हो रहा है, और चून के संदर्भ में उसके जल से हो रहा है। और ये लाइन जो है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीम जी के द्वारा दी गई लाइन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पानी यानी कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए रहते हैं, और अलग अलग शब्दों के लिए उस एक शब्द का हमारा अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है। इसी कारण यहां पे हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या होती है, वक्रोक्ति अलंकार में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है कि प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न भिन्न अर्थ हमें यहां पे प्राप्त होते
हैं। वक्रोक्ति अलंकार में भी प्रत्यक्ष अर्थ के अलग हमें भिन्न भिन्न अर्थ वहां पे प्राप्त होते हैं। तो इसी कारण शब्द की द्वयर्थी योजना में हमारा श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार दोनों ही होते हैं। और श्लेष और वक्रोक्ति ये दोनों अलंकार दोस्तों हमारे शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार यानी कि जब शब्द के कारण काव्य की विशेषता बढ़ाई जाती है तो वो हमारे शब्दालंकार कहलाते हैं। तो देख सकते हैं आप, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार शब्द की द्वयर्थी योजना में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से एक खग्रास का अर्थ क्या है? मतलब कि खग्रास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण। ये होता है हमारा खग्रास का अर्थ। और ये अर्थ वाले प्रश्न भी यूके ट्रिपल पूछ रहा है, आप लोगों ने देखे होंगे प्रीवियस एग्जाम पेपर। अगला दोस्तों कि विलोम शब्द का चयन कीजिए। अमृत का विलोम यह विष होता है, बिल्कुल सही है। ये विलोम शब्द असत्य है पूछा गया, यानी कि कौन सा गलत है? गयात्मक का आयात्मक, अवनी का अंबर। देखिए अवनी का क्या होता है? अंबर होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अवनी मतलब होता है पृथ्वी, अंबर मतलब होता है आकाश। अनिवार्य यानी कि प्रश्न करना अनिवार्य, यानी कि करना ही करना है। वैकल्पिक मतलब ऑप्शन है आपके पास में कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हो, तो अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, ये भी सही है। तो असत्य कौन सा है? असत्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गयात्मक का विलोम जो होता है वो आयात्मक नहीं होता है। गयात्मक का विलोम होता है स्थिर। क्या? स्थिर। तो अमृत का विलोम विष, गयात्मक का स्थिर, अवनी का अंबर और अनिवार्य का वैकल्पिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अब उपसर्ग आप लोगों को पता है उपधन सर्ग, यानी कि जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है पूछा गया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खुशकिस्मत में उपसर्ग क्या है। तो खुशकिस्मत में हमारा क्या उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? क्या? खुश। क्योंकि खुश क्या हो रहा है? शब्द के आगे, किस्मत के आगे लग के क्या हो रहा है? नया शब्द बना रहा है और इसके अर्थ में भी परिवर्तित कर रहा है। तो खुश क्या हमारा? उपसर्ग है। अब जो एक खुश उपसर्ग है यह किस भाषा का है? यह प्रश्न दोस्तों यहां पे पूछा गया है। तो एक खुश शब्द जो होगा दोस्तों आपका ये होगा फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का होगा दोस्तों? ये फारसी भाषा का होगा। और फारसी भाषा के कुछ अन्य शब्द भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, अनार, चश्मा, गिरह इत्यादि। ये कुछ शब्द हमारे अरबी फारसी भाषा के, मतलब जो ये शब्द होते हैं दोस्तों अरबी फारसी तुर्की वाले, ये शब्द आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, क्योंकि गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है। तो खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का होगा दोस्तों? तो खुशकिस्मत में उपसर्ग होगा हमारा फारसी भाषा का। और उपसर्ग है क्या इसमें? वो होगा खुश। खुश क्या हमारा इसमें उपसर्ग रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्तियां हैं? रैदास जी की हैं, सूरदास जी की हैं, कालिदास जी की हैं या फिर तुलसीदास जी की हैं? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियां दोस्तों किसकी? रैदास जी की। और एक एग्जाम में पहले उत्तराखंड में पूछी जा चुकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये प्रश्न करवा दिया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्तियां? रैदास जी की। और अभी हाल ही में दोस्तों वैयक्तिक साहित्य का एग्जाम पेपर हुआ था, तो वहां पर आपने देखा होगा कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आपको एक लाइन दे दी थी और आपसे पूछा था कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां भी आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून, किसकी लाइन है? रहीम की लाइन है। इस प्रकार से आपको अलग अलग राइटर्स की हमारी कुछ लाइनें दी जा सकती हैं और पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि पूछा जाएगा कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये किसकी लाइन है? तो तुलसीदास जी की लाइन है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जो आपको हिंदी में राइटर्स दिए गए हैं वहां से आपको ये पोर्शन अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और एनसीईआरटी में उनकी जो रचनाएं दी हैं वही आपको यहाँ पे एक सार के रूप में याद रखनी है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किसकी पंक्तियां हैं? ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। और रैदास जी को ही दोस्तों सतगुरु या जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सतगुरु या जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। अब रैदास जी की कुछ अन्य पंक्तियां भी है दोस्तों, या कुछ अन्य दोहे भी हैं, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मानुष न जड़ जुड़ सके सब जी के सके जब तक जाति न जात, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेहु सहज स्वरूप, ऐसा चाहूं राज में मिले सब्र को अन्न, छोटी बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये कुछ क्या है हमारे दोस्तों रैदास या फिर रविदास जी की कुछ हमारी लाइनें हैं या दोहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बेमेल का दोस्तों आपको चयन करना है यहाँ पे, सुरनदी, मंदाकिनी, भागीरथी या शतद्रु। तो बेमेल, इसमें से क्या बेमेल है? देखिए सुरनदी, मंदाकिनी और भागीरथी, ये दोस्तों ये तीनों क्या हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि शतद्रु क्या है हमारा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो बेमेल हो जाएगा क्या दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी शतद्रु। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि अन्य सभी क्या हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं, जैसे कि देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुगंगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, देव नदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमरतंगिनी,
विष्णुपदी, नदीश्वरी और त्रिपदगा, ये हमारे क्या होते हैं, गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि स्वतंत्र हमारा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बेमेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि नैनो से सदैव जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार से प्रश्न बनता है दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारा ऐसा प्रश्न वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको अलंकार छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा सा यूके ट्रिपल एससी चेंज कर रहा है, कुछ भी पूछ दे रहा है, तो आपको भी आप कुछ भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो नैनो से सदैव जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती, इसमें आपका होगा दोस्तों क्या, विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, अब ये विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पे दोस्तों विशेषता के साथ में कुछ बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं कि संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना हमारा क्या है, विशेषोक्ति। अर्थात काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो वहां पर हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि क्या, नैनो से सदैव जल की वर्षा होती रहती है, नैनो से जल की वर्षा होती रह रही है और प्यास नहीं बुझती है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि कार्य सिद्धि के कारण तो विद्यमान है, लेकिन यहां पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या है दोस्तों, विशेषोक्ति अलंकार है। तो थोड़ा बहुत पढ़ के चलिए जाएगा, सारे जो भी अलंकार हमारे दिए जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट देखते हैं, विशेषोक्ति हो या अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी भी चीज को जब बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पे हमारे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, और कारण के होते हुए भी कार्य का न करना, यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। और कुछ हमारे दोस्तों एक विभावना अलंकार भी होता है, उसमें क्या होता है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार में किया जाता है। ठीक है, कुछ जैसे उपमा अलंकार हमारा इंपोर्टेंट है दोस्तों, और संदेह अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार, रूपक अलंकार, ये कुछ इंपोर्टेंट अलंकार हैं, ये भी आप लोग करके चले जाइएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के हमारे 8 भेद होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो देखिए, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया, यानी कि क्या है दोस्तों, ये आज्ञावाचक हमारा वाक्य हो जाएगा। कौन सा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। और ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सब मैं आपको इससे पहले वीडियोज में बता चुका हूं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, इच्छावाचक हो सकता है, नहीं दोस्तों, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, कोई भी इच्छावाचक इसमें नहीं है, सरल वाक्य भी नहीं है, संकेत भी नहीं दिया जा रहा है, कुछ सीधे बोला जा रहा है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। पहुंचाओ तो पहुंचाओ, यानी कि आज्ञा दी जा रही है, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उसे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रसर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, कि प्रसर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, क्रिया को, अव्यय को, पदबंध को या फिर कारक को। तो आप सभी लोगों को तो पता है दोस्तों कि प्रसर्ग के नाम से हमारा किसको जाना जाता है, कारक को जाना जाता है। किसको, कारक को जाना जाता है। ठीक है, अब कारक हमारे मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों, 8 कारक होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, सॉरी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कर्ता ने, कि कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री नाने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ अरो, ये सब जो है ये क्या है, हमारे प्रसर्ग है। प्रसर्ग यानी कि दोस्तों कारक, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध बताते हैं उन्हीं को हम कारक या फिर प्रसर्ग कहते हैं। और कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इनके कारक चिन्ह भी आपको याद रखने हैं। और कर्ता कारक कहां पर प्रयोग होता है, जैसे कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म कहलाता है, क्रिया को करने का साधन या उपकरण हमारा ये करण कहलाता है। संप्रदान क्या होता है, को या के लिए, यानी कि जिससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है, वो हमारा संप्रदान होता है। अपादान में क्या होता है, अलगाव या अलग करने, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, हमेशा से अलग होता है, मतलब अलग करने के लिए प्रयोग होता है। संबंध, दो लोगों के बीच में संबंध को बताता है, संबंध कारक। अधिकरण जो क्रिया के आधार यानी कि स्थान समय का बोध कराता है। संबोधन, किसी को पुकार कर हे अरे हे मित्र सुनो, ऐसी टाइप से। तो ये हमारे सभी क्या होते हैं, प्रसर्ग और उसके उदाहरणों के एग्जांपल मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको रिवीजन की दृष्टि से ये पार्ट सब बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में एक्सप्रेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि कारक की परिभाषा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ये वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। बता दिया मैंने आपको 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है, निकट और ये सभी या फिर सामने। तो अभी उपसर्ग के सभी अर्थ है दोस्तों, अभी का अर्थ होता है निकट और सामने, ये तीनों क्या है हमारे अभी के अर्थ हैं। और उपसर्ग क्या मैंने आपको बताया था कि जो भी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं या नया शब्द बनाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है, उपसर्ग क्या लगता है, पहले लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करें
अधि उपसर्ग की तो अधि उपसर्ग या अभि उपसर्ग के सभी वेट होते हैं, निकट भी होता है, और भी होता है, और सामने भी होता है। और यह प्रश्न दोस्तों अभी एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऐसे और जो हमारे उपसर्ग है उनके भी अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, अन का होता है अभाव या फिर निषेध। क उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, बुरा या फिर हीन, ठीक है। बिन शब्द का या बिन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, बिना या निषेध। दुस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, बुरा या कठिन। प्रति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, उल्टा या फिर सामने। तो ये कुछ उपसर्ग के अर्थ भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। यानी कि कहते हैं ना कि यार सब कुछ 4 दिन की चांदनी है फिर तो अंधेरी रात है। जैसे कि किसी की जॉब लगेगी तो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड होता है, कुछ टाइम बाद 1-2 साल बाद वो बिल्कुल लुल्ल पड़ जाता है, फिर वो कहता है 4 दिन की चांदनी थी यार, अब तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है। वही है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मतलब क्या होता है कि थोड़े दिन का सुख। वो कहते हैं ना कि विवाह करने के बाद में खाली 4 दिन की चांदनी होती है, यानी कि कुछ दिनों का सुख होता है, उसके बाद में अब वो लाइन है उसको मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे। आदरणीय मित्र लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे, पूजनीय मित्र लिखेंगे या फिर महोदय लिखेंगे। देखिए मित्र के लिए आदरणीय का प्रयोग नहीं होता है, महोदय का प्रयोग भी नहीं होता है, पूजनीय भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रिय मित्र आप लिखेंगे। क्या, प्रिय मित्र। तो आप देखिए ये दोस्तों जो हमारे मित्र को पत्र लिखना है, पिताजी को पत्र लिखना है, माताजी को पत्र लिखना है, भाई को पत्र लिखना है, दोस्त को पत्र लिखना है, गर्लफ्रेंड को पत्र लिखना है, ये सभी जो पत्र होते हैं दोस्तों यह वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, यह व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र जो होते हैं हमारे दोस्तों यह हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। सॉरी औपचारिक, ये आते हैं आपके जो जो भी हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों और आदि को जो पत्र लिखते हैं वो होते हैं हमारे क्या, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत जाते हैं, यानी कि अनौपचारिक पत्र जो भी रिश्तेदार, मित्र वगैरह वगैरह को जो पत्र लिखे जाते हैं वह अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो ये जो हमारा मित्र को लिखा गया पत्र होगा या पिताजी माताजी को, जिसको आप जानते हैं, जिन लोगों को हम पर्सनली आइडेंटिफाई करते हैं, वह सभी हमारे क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हमारा अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण हो जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों के बारे में बात करी। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको एक समराइज करने की कोशिश की हुई है कि आप इन प्रश्नों को पढ़ें और इसके आधार पर अपनी तैयारियों को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि सारी चीजें दोस्तों हम यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं, कुछ कुछ चीजें या फैक्ट हम आपको करवा रहे हैं। आप इसी के बेस पे अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद दोस्तों।